Namaste and welcome to Bodhi Sar, Knowledge in a Nutshell. We are ready with 3 more amazing analysis for you. ज्ञान के सारांश में 3 और बेहतरीन विश्लेषणों के साथ बोधि न्यूज के हिस्से के रूप में हम आपके सामने फिर से बोधि सार का अगला अंक लेकर आए हैं. इन बोधि न्यूज 4 to 5 times a week we offer you the Bodhi Sar video highlights, day facts, Bodhi resources and a downloadable PDF. ध्यान रखें, बोधि न्यूज साइट पर बराबर जाते रहें और वहां जाकर in addition to this specific video, you will find a lot of other useful resources. उन्हें प्रतिदिन आप अध्ययन करना ना भूलें. ये रही बोधि न्यूज़ की साइट आपके सामने स्क्रीन पर. जब आप आज का बोधि न्यूज़ का एनालिसिस चेक करेंगे, इसमें आपको हाइलाइट्स, डे फैक्ट्स जो कि किसी भी एग्जाम के हिसाब से बहुत यूज़फुल हैं, यहाँ मिल जाएंगे. उसी में नीचे आपको आज का डाउनलोडेबल PDF भी मिलेगा. ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू कम हियर और यहाँ पर ये रहा आपका आज का डाउनलोडेबल PDF. इसी तरह हफ्ते में 4 से 5 बार वी ब्रिंग यू स्टफ दैट्स एक्सट्रीमली यूजफुल. किसी भी परीक्षा के लिए, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के रिव्यू के लिए, दिस इज द बेस्ट सपोर्ट यू विल गेट. These 8 USPs make Bodhi Sar very different. हम आपको इंटेलेक्चुअल डेप्थ एक विशेष रूप की प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं. आपको करना सिर्फ इतना है कि बस जुड़े रहें बोधि शिक्षा चैनल, बोधि न्यूज़ वेबसाइट और बोधि बूस्टर पोर्टल के साथ. ये सब कुछ फ्री सर्विसेज हैं. फॉर दोज हु वांट टू हैव डीपर लर्निंग ऑन मोर कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स देयर आर द प्रीमियम रिसोर्सेज सेपरेटली अवेलेबल. बोधि समीक्षा का अगला लाइव सेशन शनिवार सुबह 9 बजे होगा. दिस इज़ एन एब्सोल्युटली सुपर सर्विस जिसे हज़ारों बच्चे बहुत पसंद करते हैं. हम हर 15 दिन में सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिव्यू आपके सामने लाइव रूप में लेकर हाजिर होते हैं. साथ ही लाइव चैट भी होती है और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, फ्रीबी सब कुछ दिए जाते हैं. ये शनिवार का हमारा बोधि समीक्षा बहुत ही विशेष होगा. वी विल बी लॉन्चिंग 2 एक्सट्रीमली बेनिफिशियल कोर्सेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स. उनकी जानकारी आप अवश्य लीजिएगा और बोधि समीक्षा की तो अपनी लर्निंग रहेगी. अभी तक नहीं एनरोल किया तो कृपया livesessions.html की जो लिंक स्क्रीन पर है जाकर एनरोल कर लें. बोधि शिक्षा अवर वीडियो चैनल, जहाँ जितने भी फ्री और ओपन वीडियोज हैं हम एक एक करके यहाँ पॉपुलेट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. shiksha.bodhibooster.com and the PT's Sure Shot online class brought to you by PT Education and PT's IS Academy. Thank you so much students for the amazing support we have received on Economic Survey and Union Budget Special Program. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें आपको बहुत सॉलिड 5 लेक्चर्स की सीरीज मिलती है, जिसमें आर्थिक समीक्षा 2016-17 और केंद्रीय बजट 2017-18 का गहराई से विश्लेषण और साथ में एक क्विज हर लेक्चर पर उपलब्ध है, which gives you a chance to check what you have studied. और आप सही ढंग से प्रश्नों को हल करने की कला भी वहाँ सीख लेते हैं. तो ये कोर्स यदि आपने एनरोल नहीं किया है तो gurukul.pteducation.com/enroll पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं. आइए आज के बोधि सार विषय शुरू करें. वी हैव 3 अमेजिंग एनालिसिस लाइन्ड अप फॉर यू. अ होम फॉर ऑल, बाय बाय FIPB, लॉन्ग लिव ट्रम्प्स राम राज्य. ये 3 बिल्कुल ही अलग क्षेत्रों से लाए हुए लेख आपको बहुत अच्छे से इन विषयों पर पकड़ बनाने में मदद करेंगे. शैल वी बिगिन? शुरुआत करें. तो आज की शुरुआत हम करेंगे अ होम फॉर ऑल से. मेक श्योर यू आर रेडी विथ योर नोटबुक. हर महत्वपूर्ण पॉइंट अवश्य नोट करते चलिएगा. हियर वी गो. बोधि सार नॉलेज इन अ नटशेल प्रेजेंट्स अ होम फॉर ऑल. क्या सभी भारतीयों के लिए एक आवास उपलब्ध कराना वाकई में संभव है, और यदि है तो सरकार की इस बारे में क्या सोच है, क्या नीतियां हैं, क्या कार्यक्रम हैं. फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, न्यू लॉज एंड अमेंडमेंट्स, रेगुलेटरी बॉडीज और यूनियन बजट के सब डोमेन से हम ये आपके लिए लेकर आए हैं. इस तरह के अनेक लेख आपको अखबारों में मिलेंगे. आप इन्हें पढ़ें, आपको इस संबंध में और जानकारी मिलेगी. मेक श्योर यू बाय योर ओन कॉपी एंड रीड. ऑल कॉपीराइट्स एक्नॉलेज्ड. Affordable housing has been given infrastructure status as per the budget announcement. सस्ते आवास को, सस्ती आवासीय सुविधाओं को अधोसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे दूसरे बहुत सारे फंडिंग के रास्ते इनके लिए खुलते हैं, सरकारी मदद के रास्ते इनके लिए खुलते हैं. दिस विल नॉट ओनली गिव अ बूस्ट टू द सेक्टर बट इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन. एक आम व्यक्ति के लिए मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं साफ सुथरी and at least of a certain minimum standard आसानी से उपलब्ध हों,
इस हेतु सरकार की प्रतिबद्धता इससे दर्शाई जा सकती है कि सस्ता आवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सरकार लगातार प्रमोट करती चली जा रही है, which is a good thing anyway. The allocation for the Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY enhanced to 23,000 crore rupees in the union budget. This will give a boost to the sector. The timing of the move seems perfect when banks are flush with adequate funds post demonetization. That can help them provide cheaper loans to the housing sector. The RBI did not revise its repo rate. On the contrary, the RBI governor has reminded the scheduled commercial banks that it is time for them to pass on the earlier rate cuts to the common man. That in totality can be seen to get the big picture. आपको यदि समग्रता से इस तस्वीर को समझना है तो आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कमी नहीं करने को और आरबीआई गवर्नर द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो रिमाइंडर दिया गया है कि कृपया आप अपने रेट्स कम करें, उसको आप इसके साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर इमर्ज होती दिखेगी. The real estate sector of our economy is the second largest employer after agriculture and makes a contribution of more than 9% to the GDP. In India, construction is considered a part of the manufacturing sector. ध्यान रखिएगा, भारत में निर्माण को विनिर्माण क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता है. निर्माण से हमारा आशय है रियल एस्टेट सेक्टर, विनिर्माण से हमारा आशय है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इस पर कई बार आपत्तियां भी उठाई गई हैं कि इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नंबर्स थोड़े से ज़्यादा बड़े दिखते हैं. बट दिस हैज़ बीन अ हिस्टोरिकल ट्रेंड इन इंडिया. ये कृषि के बाद एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए माना गया है. उसका कारण यह है कि यहाँ पे अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ लेबर कैन फाइंड जॉब्स इन एडिक्वेट नंबर्स. और कंस्ट्रक्शन तो लगातार सभी शहरों में, हर अलग अलग आकारों के शहरों में जारी ही रहता है. यदि आपको रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट, जो नई सरकार ने नीतियां बनाई हैं, कानून पारित किए हैं उपभोक्ता संरक्षण के मूल मुद्दे को लेकर, उसका बेयर एक्ट आपको पढ़ना है तो वो हमने बोधि संसाधन के पृष्ठ पर आपके लिए लिंक कर दिया है. वो आप वहां जाकर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा. दैट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड. समय समय पर आप बोधि संसाधन पृष्ठ से डाउनलोडेबल मटीरियल यूज करते चला करें. दैट विल हेल्प यू डेवलप अ गुड इंसाइट on the associated areas. So here is the बोधि रिसोर्सेज पेज. ये आपके लिए हमने बोधि रिसोर्सेज पेज ओपन कर दिया. यहाँ पर जाकर आप देखेंगे, जब सिर्फ आपको स्कैन करने की ज़रूरत है. टॉपिक वाइज ये सारी चीज़ें आपके लिए लाइन अप की हैं. फॉर एग्जांपल, आप आर्थिक समीक्षा के लिंक्स चाहें या यूनियन बजट की अंग्रेजी हिंदी में अलग अलग, वो सब यहाँ आपको मिलेंगी. ये सभी हमने फ्रीली अवेलेबल इंटरनेट से हमारी टीम ने इकट्ठा करके आपके लिए यहाँ पर संग्रहित कर दिए हैं. एंड थैंक यू सो मच. अ लॉट ऑफ यू आर एक्चुअली यूजिंग इट, विच इज़ वेरी वेरी गुड टू सी. The Real Estate Regulation and Development Act, अर्थात विनियमन और विकास अधिनियम, makes it mandatory for projects of 500 square meters above or 8 apartments and above to be registered with the RERA, Real Estate Regulatory Authority, अर्थात अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण के पास पंजीयन होना ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक है. एंड डिपॉजिट 70% ऑफ द रियलाइज अमाउंट फॉर द प्रोजेक्ट इन द एस्क्रो अकाउंट. एस्क्रो अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो एक निलंब खाता है जिसमें से पैसे प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकती. सरकार ने यह नियम क्यों बनाया होगा? सीधी सी बात है, यदि हम दुर्भावना की संभावना को भी हटा दें, इफ वी इवन एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैलाफाइड इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ अ रियल एस्टेट डेवलपिंग कंपनी, तो भी होता यह था कि डेवलपर एडवांस में बुकिंग लेकर वो जो करोड़ों और कई बड़े प्रोजेक्ट्स में, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए इकट्ठे होते थे, तुरंत उसको अपने अगले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता था. अब ऐसा कोई कानून तो था नहीं जिसमें ये इलीगल हो जाए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग अजम्पशन हुआ करता था. अर्थव्यवस्था हमेशा इसी रेट से बढ़ती रहेगी, लोगों के पास इसी तरह डिस्पोजेबल इनकम आती रहेगी, लोग इसी तरह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते चलेंगे. हुआ ये कि 2007-8 के बाद जीएफसी आ गया, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, और सब कुछ कोलैप्स होने लगा. बैंकों के एनपीएस बनने लग गए, लोगों की खरीदी कम हो गई, वगैरह वगैरह. इस वजह से इतना प्रेशर सरकारों पर भी बना, क्योंकि जिन्हें फ्लैट्स नहीं मिले पूरा पैसा देने के बाद, क्योंकि बिल्डर वो सब पैसा अगले प्रोजेक्ट में लगा चुका था, वो लोग अपने अपने संगठन और समूह बना के सड़क पर प्रदर्शन करने लगे. और पूरे देश में नामी गिरामी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में इस तरह की भारी समस्याएं आई. हमने यहाँ पे विशेषकर धांधली या स्कैम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये धांधली या स्कैम नहीं था. ये उनके द्वारा
इकट्ठे किए गए फंड को दूसरी जगह लगाने की प्रोसेस थी, दूसरे प्रोजेक्ट्स में, इस उम्मीद में कि ये सब तो होता ही रहेगा बिकॉज द इकोनॉमी विल कीप ग्रोइंग और नए बायर्स आते रहेंगे। बट फ्रैंकली स्पीकिंग दिस वाज ग्रॉसली इनकरेक्ट ऑन देयर पार्ट, क्योंकि इसमें वो अजम्पशन अब तो खतरनाक साबित हो ही गया। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें डूबने की कगार पे आ गई। ये पूरा फंडा आपको रेरा का समझ में आ गया। इसमें और दूसरे कई बारीक इशू थे। फॉर एग्जाम्पल कारपेट एरिया एंड द सुपर बिल्ट अप एरिया, उसको लेके बहुत झगड़े होते थे, कई बार मिसगाइड कस्टमर को किया जाता था। ये शिकायतें जब हजारों की तादाद में सरकारों तक गई, तब जाकर फाइनली संसद से ये नियम बना। द लॉ इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, एनकरेजेस फेयर प्ले एंड कंट्रोल ब्लैक मनी एंड स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट विच हैव बीन द मेन प्रॉब्लम्स विद दिस सेक्टर। तो यदि आपको किसी परीक्षा में इस पर सवाल आ जाए कि रेरा से क्या फायदे होंगे या ये कानून क्यों बनाया गया, तो वो सारे उत्तर आपको यहाँ बिंदु क्रमांक 6 में मिल गए हैं। The move to provide infra status will not only open up new avenues for developers but also enable lenders to look positively towards the sector which has been considered risky historically. हालांकि ये भी बताना बहुत आवश्यक है कि इस क्षेत्र को बहुत जोखिम भरा मानते हुए भी विदेशी निवेशकों ने भी अरबों डॉलरों का निवेश इस क्षेत्र में तो पिछले 20 सालों में किया ही है, या कहें तो 2001 के बाद से। The measures like providing deductions of profit and gains on housing projects under the IT Act, Income Tax Act, and further liberalizing concessions provided in the last budget and removal of tax on unsold stock for a year will further boost this sector. तो इस तरह से ये बात मानी गई कि आवास परियोजनाओं को जब आपने आयकर अधिनियम में अनेक प्रकार की छूटें दी और रियायतों के और अधिक उदारीकरण किए, तो जो मकान अनबिके रह गए थे वो भी शायद अब बिकना, तो एक आपका रिजिड स्टॉक मूव होने लग गया धीरे धीरे। नेशनल हाउसिंग बैंक हैज बीन मैंडेटेड टू रीफाइनेंस इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000 करोड़। 2017 में 17-18 के लिए एनएचबी को रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी 20,000 करोड़ तक की थी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जिसे ईसीबी कहा जाता है, बाह्य वाणिज्यिक उधार, ये कई मायनों में बहुत कठिन भी हुआ क्योंकि डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट के बहुत तीव्र गति से अवमूल्यन होने के बाद कई कंपनियों को लोन्स चुकाने में भी तकलीफ हो गई थी। उन्हें और अट्रैक्टिव बनाया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट जारी रहें। ऑल दीज मेजर्स कैन सी अ रिबाउंड ऑफ द हाउसिंग सेक्टर, देयरबाय एडिंग द गवर्नमेंट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। ये इसका मूल मुद्दा था। हमने इसमें कानून की बात की, उसके बेयर एक्ट आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। Those of you who want to learn more about economic survey and union budget, gurukul.pteducation.com/enroll पे जाके आप तुरंत अध्ययन करना प्रारंभ करें और ये बहुत गहरे मुद्दों पर बेहतरीन पकड़ बना लीजिए। हर तरह के ऐसे एग्जाम, इंटरव्यूज, जीडीज में आपको ये इनवैल्यूएबल इनपुट्स रहेंगे। आप खुद अंतर महसूस करेंगे, कोर्स करके देखें। Good questions for your practice on the first Bodhisar. Why is the housing sector in India a big political issue now? In what ways does it impact electoral politics? भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में आवासीय क्षेत्र एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा कैसे बना? किस प्रकार से ये चुनावी राजनीति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है? What are the reasons that prompted the creation of a new real estate regulatory system? वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से एक नवीन अचल संपत्ति विनियामक व्यवस्था का गठन करना पड़ा? थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द की फीचर्स ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेटरी लॉ। अचल संपत्ति विनियामक अधिनियम के प्रमुख मुद्दे और पहलू समझाइए। इन प्रश्नों से आपको एक हिंट मिल सकती है regarding the range and the diversity of questions which may appear in GDs, interviews, exams. We hope you will get a reasonable insight as to how to solve it. बोधि शिक्षा पर हमारे सभी फ्री और ओपन वीडियोज एक ही जगह उपलब्ध हैं, इसका पूरा लाभ लें। These are some other links that you see on the screen. Make full use of them. हमें आशा है आपको ज्ञान का यह सारांश पसंद आया होगा। इसी तरह यह यात्रा जारी रहेगी। बाय बाय FIPB, अलविदा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संवर्धन बोर्ड, कमीशंस एंड अथॉरिटीज, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, LPG, रेगुलेटरी बॉडीज, यूनियन बजट, इन सब डोमेन से हम आपके लिए बेहतरीन सार तैयार करके लाए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और हिंदी का ये पूरा कंटेंट जो आप देख रहे हैं,
ये आप यदि अलग से सारे सार पढ़ना चाहें तो sar.bodhibooster.com अर्थात बोधिसार वेबसाइट पर लगातार जाते रहें। वहाँ आपको एक बार आप पहुँच गए, यू विल बी एडिक्टेड टू दैट साइट। उसमें इतने अच्छे से सब कुछ कैटेगराइज आपके लिए दिया हुआ है। इस तरह के अनेक लेख आपको अखबारों में मिलेंगे। Make sure you buy your own copy and read, all copyrights acknowledged. As you know, in the Union Budget 2017-18, a major proposal by the Finance Minister was the abolition of the Foreign Investment Promotion Board. विदेशी संवर्धन बोर्ड को, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को अब बंद कर देने का प्रस्ताव केंद्रीय बजट में आया। उस पर कई सवाल भी बाद में उठे और उनसे जुड़े बहुत से मुद्दे हम यहाँ थोड़ी गहराई से देखते हैं। Since more than 90% of the foreign direct investment comes through the automatic route, hence FIPB had lost its relevance and the government has taken the right decision of scrapping it. भारत सरकार ने FIPB को स्क्रैप करने का जो डिसीजन लिया, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण और एक बड़ा प्रत्यक्ष कारण ये था कि 100 में से 90 निर्णय तो स्वचलित रूट से ही या स्वतः अनुमति प्राप्त रूट से ही आते थे। इस वजह से FIPB की आवश्यकता ही अब ज्यादा नहीं रह गई थी। Second point, further, the sectoral regulation has also become adequately strong. So the need for this board, which was set up in the early 1990s, was no longer felt. 1990 के दशक का जो पहले 5 साल थे, उस वक्त मैं कॉलेज से पास आउट ही होने वाला था और इन मुद्दों को समझने की अपने इच्छा और अपने संघर्ष में रत था। आई वॉज डीपली इन दैट स्ट्रगल ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल इश्यूज व्हेन आई हैड जस्ट स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स एट अ सीरियस लेवल। बड़ा मजेदार समय था क्योंकि भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पहली बार आया था। जब लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण पहली बार आता है, उसके साथ भूचाल आया था। नरसिम्हा राव जी ने बड़ी ही चतुराई भरे अपने नेतृत्व क्षमता से डॉक्टर मनमोहन सिंह से वो सभी काम करवा लिए जो अदरवाइज पॉलिटिकल, जिसके ऊपर यूनानिमिटी बन पाना लगभग असंभव था। उसी समय बहुत से नए संस्थानों का गठन हुआ था, जिनमें से FIPB एक हुआ, नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक हुआ, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को स्क्रैप करके सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया बनाना एक हुआ। इस तरह के बहुत सारे विनियामक संस्थान और अन्य संस्थाएं 1990s के डेकेड के पहले 5, 6, 7 सालों में लगातार एक एक करके बनाए जा रहे थे। उनमें से कईयों ने तो दे हैव प्लेड अ सैल्यूटरी रोल इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द रेगुलेटरी प्रोसेसेस। बहुत ही पारदर्शिता से, ईमानदारी से, अब सेबी की बात करें, सेबी ने कितना बढ़िया काम किया। NSE एक कितना पारदर्शिता पूर्वक चलाया जाने वाला स्टॉक मार्केट एक्सचेंज बना। ये इसका बैकग्राउंड और इसका कंटेक्स्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सुनने में मजा आया होगा। दिस इज हाउ थिंग्स चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तब ग्लोबलाइजेशन था, अब डी ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही हैं। फ्रांसिस फुकुयामा एंड द एंड ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी का ही एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका है। फर्दर द सेक्टोरल रेगुलेशन हैज बिकम स्ट्रॉन्ग का आशय ये था। थर्ड पॉइंट, most advanced countries gladly accept all foreign investment, but there are certain institutional mechanisms to block any proposal that can hurt national security and interest. It is time India also put such a mechanism in place. तो माना यह गया कि अधिकतर उन्नत यानी विकसित देश सभी विदेशी निवेश को खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसे संस्थागत तंत्र बने हुए हैं जो ऐसे निवेशों को रोक देते हैं जिससे उनके हितों पर किसी भी तरह की चोट पड़े, ऐसा उनको लगे। तो भारत को भी अब ऐसा तंत्र स्थापित कर लेना चाहिए भैया। Since all foreign investment coming to India needs to comply with RBI's forex reporting requirement, अब ये बहुत ही बढ़िया सजेशन। Hence RBI would be best suited to act as a nodal agency. एक केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी के रूप में RBI क्यों नहीं ये जिम्मेदारी ले लेता? लेखक ऐसा कहते हैं क्योंकि एनीवे भारत में आने वाले विदेशी निवेश को RBI की फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन से तो कंप्लाई करना ही है, तो क्यों ना वहीं एक और बॉडी बनाकर इसकी बची खुची कसर भी पूरी कर दी जाए। वैसे RBI के गवर्नर से यदि पूछेंगे तो वो जरूर ये बोलेंगे, भैया मुझे माफ कर दो, डीमोनेटाइजेशन के बाद मैंने बहुत कुछ झेला है, अब मुझे ये एक और नया काम मत सौंपो, मुझे तो अभी मेरा काम ही करने दो। ये हमने सिर्फ मजाक किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला और वो ऐसा कभी बोलेंगे भी नहीं। दिस इज जस्ट अ लाइट हार्टेड टेक ऑन। कोई भी आज RBI गवर्नर की चेयर पे शायद अपने आप को बैठने में असहज महसूस करेगा क्योंकि सबका फोकस उनके ऊपर आ गया है। एंड दैट्स नॉट परहैप्स समथिंग दैट द जेंटलमैन माइट हैव बार्गेन्ड फॉर।
और रघुराम राजन साहब तो अभी अमेरिका में अपनी बाइक चलाने का पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं, उनके हाल के इंटरव्यूज से पता चला। ऑल द बेस्ट सर, एंजॉय द बाइक राइडिंग। भारत के भी युवाओं को मोटरसाइकिल चलाने का भारी शौक है। ये अलग बात है वो बिना हेलमेट के चलाते हैं, सबको कट मारते हुए चलाते हैं और किसी न किसी को ठोकर मार के गलत साइड से आके गिराते हुए चलाते हैं। वो एक बिल्कुल ही अलग इनसिग्निफिकेंट डिटेल है। द गवर्नमेंट शुड एक्सपैंड द पावर्स ऑफ द आरबीआई बियॉन्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल्सो रेफर प्रपोजल्स फॉर वेटिंग टू द कंसर्न मिनिस्ट्रीज। 5वें बिंदु में वो कहते हैं कि सरकार आरबीआई के पास जो केवल सूचना संग्रहण का अधिकार है उसे बड़ा कर दे और उसे संबंधित मंत्रालयों को भेजे कि रिवीजन करें और प्रेषित करने का अधिकार दे दीजिए। द प्रोसेस कैन बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट बाय प्लेसिंग द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिसीजन ऑफ आइदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बिफोर अ पार्लियामेंट्री कमेटी। ये बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें फिर ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़ जाएगी। एक संसदीय समिति को, जो काफी शक्तिशाली मानी जाती है, ये अधिकार दिया जा सकता है कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु स्वीकृत या अस्वीकृत करें। Sixth, as said, worldwide there are institutional arrangements in place backed by law that determine if investment proposal threaten. हमने पिछले बिंदु में देखा था, the Indian mechanism should have stringent timelines for an RBI review and further reporting to the parliament. तो यदि FIPB हटाते हैं तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। मे बी ही इज नॉट रॉन्ग, और मे बी इस तरह से इस चीज को आगे लिया जा सकता है। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। वाई डज इंडिया नीड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स? कितना मासूम प्रश्न है। भारत को विदेशी निवेश की आवश्यकता आखिर है क्यों? उत्तर बड़ा मासूम नहीं होगा इसका। व्हाट वुड हैपन विदाउट इट? इसके बिना क्या होगा? सेकेंड, इन व्हाट वेज आर द ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज हेल्पफुल टू इमर्जिंग इकोनॉमीज? किन प्रकारों से वैश्विक वित्तीय प्रवाह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को मददगार सिद्ध होते हैं? Third, the concept of ease of doing business is heard often. In what ways does such a ranking affect Indian prospects of attracting businesses? हम अक्सर व्यापार सुगमता सूचकांक के बारे में सुनते हैं। किन प्रकारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी रैंकिंग भारत द्वारा विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को मदद देती है या नुकसान पहुंचाती है? तो अच्छे प्रश्न हैं, उत्तर लिखने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बोधि शिक्षा, our video channel. Make sure you visit it regularly and use all the freely available resources. Some more links on the screen for your constant reference and use. We hope you enjoyed the knowledge in a nutshell that we just presented. बोधिसार, ज्ञान का सारांश, लगातार आपके लिए टॉपिक वाइज इसी तरह का ज्ञान लाता रहेगा। लॉन्ग लिव ट्रम्प्स राम राज्य। कितनी मजेदार हेडलाइन है। श्री ट्रम्प का राम राज्य दीर्घायु हो। इंडियन एंड वर्ल्ड मीडिया, भारतीय और विश्व मीडिया, इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुपर पावर्स, महाशक्तियां, वर्ल्ड फिगर्स, वैश्विक व्यक्तित्व। एक बड़ा ही खूबसूरत लेख इस प्रकार का हमने एक अखबार में देखा, उसकी इमेज आपके लिए है। इस अखबार को खरीद के पढ़िएगा और ऑल कॉपीराइट्स एक्नॉलेज्ड। भारत के एक बड़े मशहूर ये व्यक्तित्व हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी निकट सहयोगी माने जाते हैं, श्री शलभ कुमार। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैन अशर इन ट्रू राम राज्य। अमेरिकन आर स्मार्टर देन सो कॉल्ड लिबरल पंडित्स। लिबरलिज्म पर गहरी चोट देता हुआ ये एक वक्तव्य है। लिबरलिज्म यानी उदारवाद को लेकर पिछले कुछ महीनों में पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत तीखे तर्क अक्सर लोग देते दिखाई दिए हैं। आइए अब थोड़ा समझें। सपोर्टर्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिगार्डिंग ट्रैवल बैन ऑन द सिटीजन्स ऑफ 7 मुस्लिम कंट्रीज फाइंड नथिंग रॉन्ग बिकॉज द यूएस प्रेसिडेंट गेट्स इंटेलिजेंस ब्रीफिंग इन दिस रिगार्ड ऑन अ डेली बेसिस। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंध आदेश के समर्थकों को इसमें कुछ भी गलत इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनका ये मानना है, वे ये मानते हैं या वो ये जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को दैनिक आधार पर खुफिया एजेंसियां रोज जानकारियां प्रेषित करती हैं। Second, further, they also argued that the president had declared his intentions of stringent US vetting, VETTING, during his election campaigning. Why should the world be worried and surprised now when he's taking steps
that were declared earlier. वे लोग ये भी तर्क देते हैं कि राष्ट्रपति का यह निर्णय अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि इसकी घोषणा वे अपने चुनाव अभियान के दौरान लगातार करते रहे हैं। तो दुनिया अब चिंतित और आश्चर्यचकित क्यों दिखाई दे रही है? There also seems to be a misconception on the issue of immigrants. President Trump has no intention to let go highly skilled immigrant talent. यदि कोई प्रवासी बेहद प्रतिभाशाली हैं और वहाँ के किसी औद्योगिक क्षेत्र की बहुत मदद करने वाले हैं, ट्रंप साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उन लोगों को भी देश से निकाल दिया जाए। The H-1B visa regulations are being made stringent to reduce any abuse or fraud, and not with any other intention. The US anyway faces a huge deficit of IT personnel, so it would continue to have people from this industry. However, US citizens would get the first preference in jobs. H-1B वीज़ा के नियमों को अधिक कठोर केवल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इसका दुरुपयोग और धोखाधड़ी रोका जा सके, न कि किसी अन्य कारण से। चूंकि अमेरिका सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मियों की भारी कमी से जूझ रहा है, अतः इस उद्योग से संबंधित व्यक्तियों का अमेरिका आना जारी ही रहेगा। तो ये वो सभी डिस्ट्रैक्टर्स के लिए जिनका ये कहना है कि इस तरह की थोड़ी सी भी टाइटनिंग पूरी तरह से भारत के हितों के खिलाफ है। भारत की आईटी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, उनके पास इतने कैश और कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट में मौजूद हैं कि वो इनोवेशन की मदद से बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स और नए बिजनेसेस और नए मार्केट्स एक्सप्लोर इजीली कर सकती हैं। फॉर पाकिस्तान टू एस्केप द ट्रैवल बैन सिमिलर टू द अदर मुस्लिम कंट्रीज, इट शुड स्टॉप ऑल इट्स टेररिस्ट ब्रीडिंग, स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज एंड वेज अ क्रेडिबल ऑफेंसिव अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट। Pakistan has vitiated entire South Asia already and shows no intent of stopping. यदि पाकिस्तान ये चाहता है कि उस पर भी ऐसे प्रतिबंध नहीं लगें, तो पाकिस्तान को आतंकवाद को पोषित और प्रायोजित करना बंद करना होगा, अन्यथा बैन लग सकता है। Being a hardcore businessman, Trump is an ultimate negotiator and would negotiate deals that the US deserves. He would try and ensure that no international treaties and agreements adversely affect US interests. यदि ट्रंप साहब को बिजनेस की इतनी अच्छी समझ है और वो इतने बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, तो वो क्यों ऐसी कोई भी ट्रीटी करेंगे जिससे अमेरिका का कोई नुकसान हो? इस मामले में तो हमें एग्री करना ही पड़ेगा कि वो अमेरिका के चुने हुए राष्ट्रपति हैं, लोगों ने वोट दिया, इलेक्टोरल कॉलेज ने उनको फाइनली अप्रूव किया और वो फिर राष्ट्रपति बने। यदि विरोध करना था तो उनके चुनावी अभियान के दौरान करना था। नाउ दैट ही इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, देन whatever challenges you may want to throw at him if you do not agree with his policies can only be legal challenges. All citizens of America can move their courts of law, and then whatever the courts say will be perhaps followed there given the constitutional traditions. लेकिन लिबरल मीडिया में, तथा कथित कोट अनकोट लिबरल मीडिया में जिस तरह लगातार उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर रिएक्शन तैयार हो रही है। ये इसका मूल मैसेज था। His policies would be favorable for Indian Americans and the Indo-US ties are likely to be even stronger during the Trump regime. He would bring better times for America. उम्मीद यही की जा सकती है। ध्यान रखें, श्री डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ही डिटेल्ड बोधी आपको बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल पर मिलेगी। बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल पर आ जाएं और यहाँ पे आपको डोनाल्ड ट्रंप पर ये बोधी प्राप्त हो जाएगी। इसे आप पढ़ें। हिंदी में यह समानांतर अलग से उपलब्ध है और इसमें गहराई से उन सभी मुद्दों का ऐतिहासिक रूप से भी विश्लेषण करके दिखाया गया है जो डोनाल्ड ट्रंप के अराइवल से वास्ता रखते हैं। सो द अराइवल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ये हमने क्लिक कर दिया और इस बोधी को खोल लिया है। When you open this and read it, you will find it very interesting to see the wide range of information which is of historical nature for the past, in fact, 300 years related to the various developments that have happened. तो बस अब जाके इसको पढ़ने की देर है और आपको बहुत अच्छी जानकारी समग्रता से हासिल होगी। यही बोधी बूस्टर पोर्टल का हमेशा से प्रयास रहा है। आर इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट कोर्स इज सेपरेटली अवेलेबल। एनरोल करने के लिए आप दी गई लिंक पे जा सकते हैं। Some questions for your practice. Explain the various contours of the liberal attack on Trump presidency. Who seems to have the valid arguments? Why? ट्रंप के राष्ट्रपतित्व पर जिस प्रकार से उदारवादी गुटों द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है,
उसके विभिन्न आयाम समझाइए। Who seems to have the valid arguments? किनके तर्क ज्यादा ठीक लगते हैं, क्यों? Whose side is the Indian media on? Whose side should it be on? भारत का मीडिया किसका पक्ष ले रहा है? भारत के मीडिया को किसका पक्ष लेना चाहिए? इस पर आपके जो भी विचार हों वो आप सही ढंग से व्यक्त करके लिख सकते हैं। Should Indian IT companies rely so much on a single nation? What should be the ideal business model? देखिए, आप हमें कमेंट्स में अवश्य बताइएगा इन सभी प्रश्नों पर, एक एक दो दो तीन तीन लाइनों में, सेंटेंसेस में, वाक्यों में आपका क्या विचार है। जितने भी हमने आज के सार दिखाए इन द कमेंट्स थ्रेड विच यू विल सी ऑन द बोधि शिक्षा चैनल, अवश्य आप हमें बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। क्या भारतीय कंपनियों को वाकई एक देश पर इतना निर्भर होना चाहिए? तो एक आदर्श बिजनेस मॉडल उनके लिए क्या हो सकता है? इसे आप पढ़िए, समझिए और कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करते चलिए। वी होप यू एंजॉयड द नॉलेज इन अ नटशेल। ये है रिसोर्सेज का पेज, resources.bodhisar। इसका पूरा इस्तेमाल करते चलें। PT Education and PT's IS Academy, our teams are constantly working to bring more and more useful knowledge in easily digestible packages through the Bodhi Booster Knowledge Portal। आज के लिए नॉलेज इन नटशेल, ज्ञान के सारांश बोधिसार में इतना ही। बहुत जल्दी हम अगले अंक के साथ उपस्थित होंगे। ध्यान रखिएगा, 11 फरवरी शनिवार सुबह 9 बजे बोधि समीक्षा लाइव रिव्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स है। उसे अटेंड करें, अपने दोस्तों को भी साथ में लाएं। वो एक कंप्लीटली फ्री सेशन है और उसमें हम 2 बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज की भी घोषणा करेंगे, तो डोंट मिस इट। एज ऑफ नाउ गिव अस द परमिशन, वी विल मीट यू सून। नमस्ते, जय हिंद।